ज़्यादा आवाज़ आएगी, आप टेंशन नहीं लें कोई आप में से, और अच्छी भी आएगी। आप लोग अपना माइक नहीं खोलेंगे, ठीक है? हम आपको आखिर में मौका देंगे। आवाज़ ठीक है जी, ठीक हो जाएगी। आप लोगों को अपना माइक नहीं खोलना है, हम आपको मुकम्मल मौका देंगे, जैसे पुराने लोग हैं वो जानते हैं। और इस क्लास की यही खासियत है कि हम सबको मौका देते हैं बोलने का, क्योंकि इसको हम इसी हिसाब से डिज़ाइन किया है कि आपको ज़रूर मौका मिले। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ मैं अपनी तकरीर करता चला जाऊं और आप सुनते चले जाएं और आपको पूछने का मौका नहीं मिले, या आप चाह रहे हैं कि आप कुछ कहें और आपको मौका नहीं दिया जा रहा है। चलिए हम शुरू करते हैं। ये क्लास जून के लिए शुरू हो रही है, और इसका असल जो मतमह नज़र है वो है यूजीसी नेट। और मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट का जो निसाब है, ये ऐसा निसाब है कि हिंदुस्तान में मारूजी जो इम्तिहानात हैं, ऑब्जेक्टिव किसी भी तरह के जो इम्तिहानात होने पूरे हिंदुस्तान में, अगर इसको आपने अच्छे से तैयारी कर ली यूजीसी नेट की, तो आप कामयाब हैं, आप कोई भी इम्तिहान दे सकते हैं। इस बात को आप लिख के रख लें, बशर्ते कि आप यूजीसी नेट की तैयारी अच्छे से कर लिए हों, चाहे वो पीएचडी का इम्तिहान हो, सेट का इम्तिहान हो, स्टेट का इम्तिहान हो, या दीगर कोई भी इम्तिहान हो किसी भी सूबे का। इस हिसाब से इस सिलेबस को बनाया गया है यूजीसी नेट को। ये बताना बहुत ज़रूरी है। कहीं हो सकता है आपको ऐसा लगो कि हमें सेट का पेपर देना है, हम नेट क्यों पढ़ें, या ऐसा भी हो सकता है हमें बिहार का इम्तिहान देना है, हम नेट का क्यों पढ़ें। तो मैं आपको बता दूं, ये है असल। जैसे इंसान को आगे बढ़ने के लिए और उसको मुकम्मल होने के लिए उसके जिस्म में जो सबसे अहम मुझे लगता है जो चीज़ है वह है दिमाग, सोचने की सलाहियत। ये जो यूजीसी का सिलेबस है ना, ये इस कदर मुफीद है और इतना बड़ा सिलेबस है कि अगर आपने इसको दिया 6 महीने मुकम्मल आपने दे दिया अच्छे तरीके से, तो फिर आपके लिए उर्दू का कोई भी इम्तिहान मुश्किल नहीं है। ये आप लिख कर रख लीजिए मेरी बात को। लेकिन हाँ, बशर्ते कि आप सिलेबस निकाल लें और देख लें कि ये सिलेबस कैसे तैयार किया गया है। किसी भी स्टेट का कोई भी इम्तिहान हो, चाहे स्टैंड प्रोफेसर हो, हाँ 10-15 सवालात अलग हो सकते हैं, लेकिन आपका जो असल फोकस है और असल तवज्जो है इसी पर मरकूज होगी। तो यूजीसी नेट का सिलेबस कुछ इसी तरह से तैयार किया गया है। ये आपको जानना और हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम उसी का आगाज़ कर रहे हैं, और ये पढ़ाते हुए मेरा तीसरा साल है, और इससे पहले तकरीबन 4 बैच हमारे ख़त्म हो चुके हैं। ये हम आपको बता देना चाह रहे थे कि ये सिलेबस किसका है, यूजीसी नेट का। तो आप में से जो भी तैयारी कर रहे हैं, मुकम्मल 6 महीना ज़रूर दीजिए। एक मरतबा मेरे कहने पर कहीं भी तैयारी कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ तैयारी कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी क्लास में आप तैयारी कीजिए, लेकिन एक मरतबा 6 महीना सिलेबस आज ही निकाल लीजिए और 6 महीना ज़रूर दीजिए। ये बात याद करके रख लीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ गाइड पढ़े जा रहे हैं, सिर्फ गाइड पढ़े जा रहे हैं और आखिर में भी गाइड पढ़े जा रहे हैं, फिर बाद में पता चला कि हम तो कुछ नहीं पढ़ पाए और हमें पीएचडी में एडमिशन लेना है, वहाँ जाके मामला फंस जाएगा। और सिर्फ नेट करके कोई जॉब नहीं है, बहुत मुश्किल है। लग रहा होगा बहुत आसान, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अगर तैयारी ही कर रहे हैं तो इस तरह से तैयारी कीजिए ताकि आपका पीएचडी में एडमिशन भी हो जाए और अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ भी जाएं। क्योंकि नेट की तैयारी और पीएचडी की तैयारी दोनों दो तरह से है, क्योंकि वहाँ आपसे आपकी पढ़ी हुई चीज़ों का टेस्ट भी लिया जाता है कि आपने माजी में पहली क्लास से लेकर एमए तक आपने उर्दू में कितनी पढ़ाई की है, कितनी इस्तेदाद पैदा की है, कितनी सलाहियत पैदा की है। और ये होता है इंटरव्यू के शक्ल में। किसी भी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू का मामला है। हाँ, अब यूजीसी गाइड के मुताबिक ये हो गया है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस नहीं हो रहा है, लेकिन इंटरव्यू अब भी हो रहा है और होगा आइंदा।
और इंटरव्यू का मामला ऐसा नहीं है कि आपसे हमसे पूछ लेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ देख लीजिए कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश कब हुई, ये कोई सवाल नहीं पूछता है। ये सवाल यूजीसी नेट में पूछा जाता है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश कब हुई, किस सन में हुई। तो इसलिए जब तैयारी कर ही रहे हैं तो इस तरीके से तैयारी कीजिए ताकि मुकम्मल तैयारी हो जाए। मैं बार बार इसको बात दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये जो वक्त है ना 6 महीने का, 6 महीना मत गिनिए आप। आज 19 तारीख हो गई, यानी जून में पेपर होगा, जून के आखिर में होगा, तो समझिए आपके 1 महीना निकल चुके हैं। ये आप अपने कलम अगर कापी रखें साथ में तो लिख लीजिए आज, ये दिमाग में बैठा लीजिए कि आपकी ज़िंदगी से जो यूजीसी के लिए आपने 6 महीना मुकर्रर किया था उसमें से 1 महीना निकल गया है और आपके पास सिर्फ बचा है 5 महीना। कितने महीने बचे हैं? सिर्फ 5 महीने बचे हैं। हमें लग रहा है कि अभी तो पेपर हुआ है, रिज़ल्ट आया नहीं है, जून में पेपर होगा, तो आप लिख लीजिए आज 19 तारीख है, रिज़ल्ट आते आते ये महीना गुजर जाएगा और जून में पेपर होना है। जब तारीख आ जाती है तो उसमें अफरा तफरी होती है। माइक बंद कीजिए प्लीज़, माइक बंद कर लीजिए। साजिद नोमानी साहब आप माइक बंद कर लीजिए। आपको जो भी पूछना हो हम आपको मौका देंगे, आप अपनी बात लिख लीजिए, एक एक करके हम सबसे मशवरा ले लेंगे। माइक आपकी खुली हुई, प्लीज़ माइक बंद कीजिए। आप माइक बंद कर लीजिए। हाँ, सुनिए बात को। तो 2 बात मैं आपको बता दिया, एक तो वक्त, दूसरा इसका सिलेबस। ये सिलेबस बहुत बड़ा है। चलिए हम आपको सिलेबस दिखाते हैं पहले, ठीक है, जिसको हम उर्दू में निसाब कहते हैं। सबसे पहले तारीख़ ज़ुबान उर्दू। अच्छा, बिहार में बहुत लोग स्टेट का पेपर दिए होंगे इस साल, बहुत लोग दिए होंगे या सुने होंगे, हंगामा हुआ था तो सुने होंगे कि पेपर उनको पूछना था बिहार के 11वीं और 12वीं की उर्दू से, उन्होंने यूजीसी नेट से पूछ लिया, जबकि ये पेपर क्वालिफाई था, सिर्फ इसमें नौकरी नहीं मिलने वाली थी। नौकरी न मिलने वाली जो है कि टेस्ट या कि ये नौकरी न मिलने वाले इम्तिहान का ये हाल है कि उन्होंने 11वीं 12वीं की जगह पर उन्होंने क्या पूछ लिया आपसे, यूजीसी नेट का 2014 का जो पेपर है उसको पूछ लिया। तो जिस पेपर में उन्हें नौकरी देना है, क्या वो इतना आसान पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। तो अगर आप में से कोई TRE-4 का भी तैयारी कर रहा है तो अभी टाइम लगेगा, मुझे लगता है इम्तिहान होते अभी टाइम लगेगा, तो वो भी इस क्लास को इत्मीनान से ज्वाइन कर सकता है। हम सिर्फ ऊपर का देखते हैं, अभी तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए तारीख़ ज़ुबान उर्दू, यानी उर्दू ज़ुबान की तारीख़ क्या रही है, उर्दू ज़ुबान कैसे पैदा हुई, इसकी सूरत हाल शुरू में क्या रही है, बीच में क्या रही है, किन लोगों ने अपना नज़रिया कायम किया कि उर्दू ज़ुबान क्या है, कैसे निकली, कैसे फ़रोग हुई उर्दू ज़ुबान की, इसमें मुकम्मल बात होगी। ठीक है, 10 यूनिट पर मुश्तमिल है। इसकी दूसरी यूनिट होगी उर्दू की शेरी असनाफ, और जो तरतीब है याद रख लीजिएगा, ये एक सवाल है, मैं बता दूँ आपको। चलिए मैं आपसे सवाल भी कर लेता हूँ, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। उर्दू ज़ुबान में सबसे पहले किस सिन्फ का आगाज़ हुआ, नस्र या नज़्म? कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले नज़्म का आगाज़ हुआ। तो ये जो तरतीब है ना, ये तरतीब बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा जो आपका सिलेबस में जो निसाब में जो है नंबर है वह नस्र का नहीं बल्कि नज़्म का, यानी शेरी असनाफ का। ये आप देख लिए, सिर्फ हम दिखा दे रहे हैं आपको सिलेबस ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए वो क्या क्या पढ़ना है। अब नस्र के अलावा जो नज़्म है उसकी कई किस्में हैं, उसकी कई किस्में हैं। उसकी किस्मों को देखिए आप, मिसाल के तौर पर आप जानते हो कि गज़ल ये तो बहुत मशहूर है, बल्कि उर्दू शायरी की या उर्दू की जान कही जाती है इसको। गज़ल को हर किसी को पसंद है, हर किसी को पसंद है। हाँ, ये है कि किसी को क्लासिकी गज़ल पसंद है, किसी को जदीद गज़ल पसंद है, लेकिन पसंद सबको है और हर कोई चाहता है पढ़ना लिखना सुनना। उसके दिल में ये ख्वाहिश होती है काश मैं भी 2 गज़ल पढ़ लूँ, 2-4 सुन लूँ। तो ये तीसरी यूनिट है। ठीक है, आगे आइए। चौथी यूनिट जो है ये है उर्दू नज़्म, यानी अशआर की कई किस्में हैं। पहले उन्होंने क्या कहा कि अशआर में क्या रखा, पहले नज़्म को रखा, फिर रखा गज़ल को। ये आप जान लिए, ये तरतीब याद रख लीजिए, ये पेपर में आता है, ये तरतीब
आता है और आएगा, वो बोल बोल देंगे कि तरतीब लगाइए। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाइए, अब नस्र की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें आ जाएगा उर्दू दास्तान और ड्रामा। तो पहले दास्तान आएगा फिर ड्रामा आएगा, ये तरतीब आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कोई तरतीब लगाने के लिए आ जाए तो पहले ड्रामा लगा दिया आपने फिर दास्तान लगाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ड्रामे में ये लोग हैं, ये आप देख लीजिए। फिर आएगा नाविल और अफसाना, यानी पहले नाविल आएगा फिर अफसाना आएगा। जो तरतीब है बिल्कुल तरतीब वही कायम रहेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सवाल आता है और इसमें दिक्कत होती है, बाद में लोग पूछते हैं कि सर इसकी तरतीब क्या होगी। तरतीब जो सलेबस बनाया गया है बिल्कुल हू बहू वही तरतीब कायम रहेगी। चलिए अब आ जाइए, किसी भी इम्तिहान में पूछा जाएगा तो तरतीब रहेगी। फिर आ जाएगी उर्दू तनकीद व तहकीक, यानी उर्दू में तनकीद और तहकीक का आगाज़ कब हुआ, तरतीब यही है, ये आपको याद रखना है। पहले तनकीद फिर तहकीक। आ जाइए आगे। फिर गैर अफसानवी नस्र, यानी नस्र की कई किस्में हैं। तो अफसानवी नस्र, गैर अफसानवी नस्र, इस पर हम मुकम्मल बात करेंगे जब हम यहाँ पहुँचेंगे। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि अगर तरतीब लगाने के लिए आ जाए कि पहले अफसानवी नस्र है या गैर अफसानवी नस्र, तो आपको याद रखना पहले अफसानवी नस्र फिर गैर अफसानवी नस्र, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह आगे आ जाइए आप। अब यहाँ से तहरीकात हैं, उर्दू के अदबी दबिस्तान, इदारे और तहरीकात और रुझानात, इसकी एक मुकम्मल तरतीब लगती है। इसको जो आप यहाँ आएंगे तो देखेंगे, यानी उर्दू में जो तरीक़ेकार हैं सोचने के, समझने के और उसके फ़िक्री तनाजुर क्या रहे हैं उसके तरीक़ेकार। मिसाल के तौर पर एक बात सही होती है तो दूसरी बात गलत भी होती है, या किसी भी माशरे के बारे में आप मुकम्मल ये नहीं कह सकते हैं कि उसके सारे लोग अच्छे हैं, या ये भी नहीं कह सकते हैं कि उसके सारे लोग गलत हैं। कुछ लोग अच्छे हैं तो कुछ लोग गलत हैं। तो यही तरीक़ेकार रहा कि दिल्ली के जो अहबाब थे, अहबाब के नहीं उर्दू के जो मुहिब्बीन थे और उनके मुताल्लिकीन थे, उनकी जो सोचने की सलाहियत थी वह अलग थी, वह दूसरे तरीके से सोचते थे। और दबिस्तान लखनऊ के लोग दूसरे तरीके से सोचते थे, लेकिन सोचते क्या थे, उर्दू ही सोचते थे, उर्दू के ही बारे में, उर्दू के फ़रोग़ के बारे में सोचते थे। तो ये मुख्तलिफ़ स्कूल हैं, इसको आप PhD में भी पढ़ेंगे और पढ़ना होगा। जब आप पढ़ेंगे रस्मुल ख़त के बारे में उसको पढ़ेंगे। और ये आखिरी यूनिट है उर्दू के दीगर शेरी व नसरी असनाफ़, यानी वो जो मुकम्मल असनाफ़ तो थे जो आपने देख लिया, लेकिन उसके अलावा जो असनाफ़ है इसको देखा जाएगा। ये हमारे 10 यूनिट है जो पूरे सलेबस पर मुनहसिर हैं, यानी मुकम्मल उर्दू। अब आप में से कोई ये पूछना चाहे तो पूछ सकता है कि इसमें उर्दू के कोई ऐसी चीज़ छूट गई है जिसको हमें पढ़ना चाहिए। ये जो 10 यूनिट आपने, माइक बंद कर लीजिए। आप कोई ऐसी चीज़ बताइए आपके जहन में हो जो इस सलेबस में नहीं हो, किसी भी इम्तिहान में, हिंदुस्तान का कोई भी इम्तिहान हो, इस सलेबस में वो चीज़ मेंशन नहीं हो, उसको जम नहीं किया गया हो, शामिल नहीं किया हो, कमेंट कीजिए आप लोग। कोई भी सनात आखिरी में आपने नहीं देखा, आइए आपने सनात कहा ना, मैं दिखाता हूँ आपको। आज मुझे सिलेबस समझाना है, ये बहुत ज़रूरी है। सनात किसको कहते हैं, इसी को तो कहते हैं। ये जो रुबाई है, कता है, शार आशोब है, रेख्ती है, वासोख्त, इसके तरीक़ेकार को, यानी जिस टेक्निक में चीज़ें लिखी जाती हैं उसी का नाम सनात है। समझ गए? यानी ये कहा जाए कि ये जो सलेबस है ये बिल्कुल इस तरीके से तैयार किया जाएगा ताकि इसको पढ़ने वाले, क्योंकि इसकी इम्तिहान देने वो लोग होते हैं जो प्रोफेसर बनते हैं बाद में जाकर। तो आपके जहन में कोई बताइए कुछ छूट गया हो तो। और अगर मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है हर इम्तिहान में, चाहे वो PhD का हो, चाहे वो नेट का हो, चाहे सेट का हो, चाहे नौकरी का हो, जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है और मुकाबला बढ़ रहा है, अगर मेहनत करके तैयारी नहीं करेंगे इत्मीनान के साथ, रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। फेल होने का मैं नहीं कह रहा हूँ, आप रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। हो सकता है कि आपका कोई साथी ऐसा हो जो गाइड रट कर आपसे ज़्यादा नंबर ला लिया हो और निकल गया हो, लेकिन समझिए कि 10 मराहिल हैं, उसमें से एक मरहला वो पास कर लिया,
उसको मैं बता दूंगा। सिर्फ एक मरहला उसने पास कर लिया, आगे का मरहला क्या है, नेट निकल गया तो पीएचडी के एडमिशन के लिए आप दौड़ते रहिए। उसका मरहला क्या होगा, जो मैंने शुरू में बताया। अब उसमें वही बच्चा पास करेगा जो मुकम्मल यूनिट को, मुकम्मल निसाब को पढ़कर तैयारी किया हो। पढ़ते तो सब हैं, तरीक़ेकार अलग हैं। अब क्या मैं बता रहा हूँ, एक तरीक़ेकार ये है कि आप कोई एक गाइड खरीद लिए, आपने सिर्फ उसी को पढ़ा, 6 महीना उसी को पढ़ा, दिल किया पढ़ लिया, 2 दिन 4 दिन छोड़ दिया, सोचा क्या अरे इतने तो मैं पढ़ के 1 महीने में ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, ज़्यादा नंबर आपका आ गया, पास भी कर गए आप, लेकिन आगे जाके आप फंस जाएंगे, फिर वहाँ से रिटर्न आपको आना पड़ेगा। मैं आपको जाती तजर्बा बता रहा हूँ। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का जायज़ा लीजिए, खास तौर से आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, आप वहाँ एडमिशन लेकर दिखा लीजिए। सिर्फ इस बिना पर कि आपने JRF पास कर लिया हो या नेट पास कर लिया हो, आपने पढ़ाई नहीं की हो, आपने किताबों को, मुतून को नहीं पढ़ा हो, जो असल इबारत उसको नहीं पढ़ा हो, उसके बगैर आप पढ़ कर दिखा लीजिए, नहीं होगा एडमिशन। मेरी बात को लिख लीजिए आज। मैं आपको ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मोटिवेशन आपका गिरा रहा हूँ और आपकी सोच को मैं कमज़ोर कर रहा हूँ, मैं आपको सही बात बता दे रहा हूँ आज। हो सकता है बहुत सारे लोग क्लास में रह जाएंगे 6 महीने तक, बहुत सारे लोग चले जाएंगे। आप जहाँ भी जाइए, जहाँ भी पढ़िए, मतन को ज़रूर पढ़िए। आपके पास मुकम्मल 5 महीने हैं। और मैं एक बात और भी कह देता हूँ, मुझे कोई भी इसमें हिचकिचाहट नहीं, आप गाइड भी पढ़िए, लेकिन अभी नहीं, गाइड अभी नहीं पढ़ना है आपको। गाइड 1 महीना पहले पढ़ना है, गाइड पढ़ना है लेकिन 1 महीना पहले, चूंकि इम्तिहान में तो आपको निकलना है ना, तो भाई रेस में तो जाना है, तो वो उस हथियार को आप ज़रूर अपनाएंगे, लेकिन अभी नहीं। जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब उसको अपनाएंगे हम। अभी क्या आपके पास 4 महीना है मुकम्मल, आज से और अभी से अज़्म कर लीजिए और इरादा कर लीजिए कि हमें किताब पढ़नी है। कम से कम जो यूनिट है उस पर एक मुकम्मल किताब पढ़ लेनी है। आपकी इस्तेदाद और सलाहियत हो जाएगी, आप कुछ बोलने लगेंगे, कुछ पढ़ने लगेंगे, उस पर भी बात कर लेंगे। वो आखिरी यूनिट में, अभी किसी ने सवाल किया था सनाए और बदाए के बारे में, उसके आखिरी यूनिट में आएगी, 10वीं यूनिट में, जो हमने दिखाया था। और सनाए बदाए की किताब बहुत अच्छी किताब है, इंशाअल्लाह खान इंशा की, पढ़िए। तो हम जो चीज़ सोचते हैं ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पर पूरे UGC में वो तो हम मुकम्मल यूनिट के इरसाल कर दीजिए PDF मुतून के, PDF हम मुकम्मल खुद ही देते हैं। जो बच्चे एडमिशन में ले आ जाते हैं उनको हम मुकम्मल PDF देते हैं। अभी हम कुछ पढ़ाएंगे भी, देखिए आप, पहले आपको दिखाता हूँ, मैं किसी किताब से पढ़ाता हूँ। देखिए, तारीख़ ज़बान उर्दू है। आइए, सबसे पहले आपसे कहा गया है कि हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़, बहुत लंबी तारीख़ नहीं पढ़नी है, इन्होंने खुद कहा कि मुख्तसर पढ़नी है, और इतनी पढ़नी है जिससे शनाशाई हो जाए कि हिंद आर्या कौन लोग थे, कौन सी कौम थी, कब आए, और हिंदुस्तान के किस इलाक़े से ये लोग दाखिल हुए, क्या इन्होंने कारनामा अंजाम दिया, यानी मुख्तसर तारीख़। ठीक, फिर उन्होंने कहा कि प्राकृत जान लीजिए, प्राकृत कौन सी ज़ुबान है, इस ज़ुबान का आगाज़ कैसे हुआ, ये ज़ुबान कैसे तख्लीक पाई। फिर कहा अपभ्रंश के बारे में, खड़ी बोली के औसाफ के बारे में कहा। फिर कहा उर्दू के इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात, उर्दू की जो इब्तिदा है यानी उर्दू कैसे पैदा हुई, किस इलाके में पैदा हुई, मुख्तलिफ सूरत हाल हैं। चूँकि आज से हज़ारों साल पहले की बात हो रही है, तो इसका तखमीना लगाया जा सकता है, आप मुशाहदे के तौर पर नहीं कह सकते हैं। 1000 साल पहले, मैं कम कह रहा हूँ, 3000 साल पहले चले जाइए आप, की बात आप नहीं कह सकते हैं। बहुत छानबीन के बावजूद आप अपनी बात को कहेंगे तो हतमी नहीं कहेंगे, सिर्फ तखमीना के तौर पर कहेंगे। और मैं एक बात आज बता दूं, तहकीक में, किसी भी ज़ुबान की तहकीक में कोई भी बात हतमी नहीं होती है। लिख कर रख लीजिए, ये लिख कर रख लीजिए, ज़िंदगी में बहुत जगह काम आएगा। तहकीकी मकाले में, तहकीकी गोशे में कोई भी बात हतमी नहीं है। क्यों? तहकीक किसका नाम है? रिसर्च, यानी सर्च कोई चीज़ है, उसी पर फिर दोबारा तहकीक करना है।
तो हतमी नहीं ना हुई। अगर हतमी हो जाती तो फिर तहक़ीक़ क्यों होती? नहीं होती ना। वो बात कह दी गई है, वह सही है, और तहक़ीक़ के लिए शक का होना लाजिम है। ठीक है, तो उसमें चले गए हम। आ जाइए यहाँ। अब ये देखिए, इन सबकी एक एक किताब है, इनमें सबकी एक एक किताब है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है आब हयात, बहुत मशहूर है, जिसमें इनके नज़रिया हैं। देखिए मेरे पास है यहाँ, ये किताब आप लोग पढ़ डालिए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो किताब है आब हयात पढ़ डालिए, इससे आप ज़ुबान सीख जाएंगे। सिर्फ एक किताब से नहीं सीख पाएंगे लेकिन जान जाएंगे कि इन्होंने किस तरह से इंशा पर्दाजी की है, शुअरा के बारे में किस तरह से इन्होंने लिखा है, इबारत कैसी लिखी है, मिसालें कैसी दी हैं इन्होंने, ये आप सीख जाएंगे। आब हयात बहुत अच्छी किताब है, बहुत मारकतुल आरा किताब है। इसे सिर्फ अदब सीखिए। हो सकता है इख्तलाफ राय अलग हो, चूँकि महमूद शिरानी खुद इनकी एक किताब है। कमेंट कीजिए कौन सी किताब है महमूद शिरानी की। महमूद शिरानी कमेंट कीजिए कौन सी किताब है जो निसाब में है, कमेंट कीजिए। किसी को याद है? पंजाब में उर्दू गोड, बहुत अच्छा, इनकी एक किताब है। इस तरह आज ये नसीरुद्दीन हाशमी की कौन सी किताब है ये बताइए, इनकी भी एक किताब है दक्कन में उर्दू। मसूद हुसैन खान की एक किताब है जो बहुत अच्छी किताब है, मुक़द्दमा तारीख़ ज़मान उर्दू। सैयद सुलेमान नदवी की किताब है नुक़ूश सुलेमानी। शौकत सब्ज़वारवी की किताब के नाम बताइए, शौकत सब्ज़वारवी की किताब का नाम बताइए। उर्दू लसानियात। तो मैंने आपसे क्या कहा था, कम से कम एक किताब इसमें से मुकम्मल कर डालिए। और एक किताब नहीं पढ़ सकते हैं तो इसका एक माजून मुरक्कब भी मैं बताऊंगा आखिर में, मैं अभी दिखाऊंगा भी आपको। ये देख लिया आपने। अब यहाँ बात होगी कि इन लोगों ने अपनी अपनी राय किस तरह से दी है। उर्दू का इब्तदाई ज़माना, शायद ये किताबी हो जाए। अब फिर आगे हम पढ़ेंगे इस निसाब में कि उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर क्या हैं। इतना हम ज़रूर पढ़ने की कोशिश करेंगे कि उर्दू ज़ुबान की जो तख्लीक हुई है किस तरीके से हुई है, किन ज़ुबानों से मिलकर ये ज़ुबान तैयार हुई है, और इसके बारे में उलमाए अदब की क्या राय है, और हम आगे क्या देख सकते हैं इसके बारे में। फिर देखेंगे कि दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियात क्या है। चूँकि उर्दू ज़ुबान मुकम्मल तौर पर जो उर्दू की ज़्यादा खिदमात हुई है, जहाँ से उर्दू के ज़्यादा गोशे मिलते हैं, मसदर और मंबा कह सकते हैं, तो वो दक्कन का इलाका है। हैदराबाद, महाराष्ट्र, गुजरात चले जाइए, इधर ज़्यादा आप देख लीजिए ना, जितने असनाफ हैं नज़्म से लेकर गज़ल तक, आप कहाँ पैदाइश हुई? दक्कन में। तो इसकी लिसानी खुसूसियात देखेंगे कि उस ज़ुबान में क्या कुछ बोली जाती थी। चलिए, अब यहाँ इन्होंने कुछ किताबें बताई हैं। हालांकि ये किताबें मैं बता दूँ आपको दूसरी यूनिट में भी मिलेगी और इसी तरह पाँचवीं और छठी यूनिट में भी मिलेगी। सबरस दास्तान से ताल्लुक़ है, उसमें आप देखेंगे। कुतुब मुश्तरी का ताल्लुक़ मसनवी से, उसमें आप देखेंगे। कुली कुतुब शाह को देखेंगे, गज़ल का बादशाह हैं या अव्वलीन में शुमार होते हैं, वली को देखेंगे, सिराज औरंगाबादी को देखेंगे। ठीक है, किसके ज़िम्न में? दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियात के ज़िम्न में। अब एक चीज़ और देख लीजिए, ये साख्त है उर्दू और उसकी अहम बोलियाँ कौन कौन सी बोली है। पता ये चला है कि उर्दू सिर्फ एक बोली नहीं है, इन्होंने क्या कहा, उसकी अहम बोलियाँ और भी बोलियाँ हैं, उसको देखनी होगी हमें। उर्दू की लिसानी इनफरादियत, यानी आम ज़ुबान से उर्दू अपने पास क्या खुसूसियत रखती है, इसको भी देखना ज़रूरी है हमारे लिए। लिसानी इनफरादियत कहते हैं ना, शख्सियात तो बहुत से हैं। आप किसी भी मुशायरे में जाते हैं, किसी भी सेमिनार में, तो आप उनमें से किसी को कहते हैं इनकी बड़ी खुसूसियत है, इन्होंने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया। ऐसा होता है या नहीं होता है? आपने देखा होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी एक पर जाकर दिल ठहर जाता है और सोचने की सलाहियत वहाँ जाकर रुक जाती है कि हाँ, इनकी तरह सलाहियत होनी चाहिए, हम इनकी तरह बनना चाहते हैं। तो इसी तरह अहम बोलियों के बाद कहा कि उर्दू की लिसानी इनफरादियत, यानी दीगर ज़ुबान की अपनी अपनी इनफरादियत है, तो उर्दू की लिसानी इनफरादियत क्या है। अब क्या है कि उर्दू के सौतियात, बोलने के तरीक़ेकार क्या है, उसके तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी कैसे हो सकती है। फिर आज आगे आएगा उर्दू मार्फीमियात। मार्फीमियात किसको कहते हैं? सरफियात को कहते हैं, मुश्तक़ात। हमारे यहाँ अभी 17, 18, 19 नहीं 17 नहीं 15, 16, 17
एक प्रोग्राम हुआ है, ये आप लोगों ने फेसबुक पर भी देखा होगा शायद। प्रोग्राम का नाम जान क्या था? मीर तकी मीर की जो शायरी है ना, उसमें फ़रहंग, तलमीहात, मकामात और इस्तिआरात तलाश करनी थी। मीर तकी मीर के जितने दवावीन हैं, उर्दू के हुजूर गज़ल कितने दवावीन हैं? 6, एक फ़ारसी की, उसमें जितने शख्सियात का नाम आया है, तलमीहात का नाम आया है और इस्तिआरात का नाम आया है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? जो ये मारफीमियात है ना, तो आप एक नया काम कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। कभी जहन के गोशे में बैठ जाए बात, तो आप आगे जाकर उर्दू के लिए बड़ा काम कर सकते हैं। उर्दू ज़ुबान के जो मुश्तक़ात हैं वो कैसे हैं, उसका रूट कैसे है, गर्दान कैसे है उसका। मिसाल के तौर पर आप आलिम कहते हैं, तो आलिम जो लफ्ज़ है वो उर्दू का नहीं है, अरबी का इसमें फ़ाइल है, सब जानते हैं। तो इल्म से मुश्तक़ है। तो इसमें मारफिमियात में क्या होता है? मुश्तक़ात को देखते हैं। तसर्रुफ़ वो तसर्रुफ़ नहीं है बल्कि तसरीफ़। तसर्रुफ़ कहते हैं उलट फेर कर देना, और एक लिहाज से इसमें भी उलट फेर ही होता है। मिसाल के तौर पर कोई भी लफ्ज़ देख लीजिए, आलिम छोड़ दीजिए, कोई और लफ्ज़ बताइए। कारी देख लीजिए, क़िराअत से कारी है, इसमें फ़ाइल है, इस तरह बनाते हैं। ठीक है, आ गया जी। अब जब लफ्ज़ बन जाएगा तो जुमले की बात आ जाएगी। उर्दू नहवियात, ये जुमले को जोड़ता है। मिसाल के तौर पर जैद खाना खा रहा है, एक लफ्ज़ जैद है जो इसमें फ़ाइल है, खाना फेल है, खा रहा है, खाना बल्कि क्या है? मफ़ऊल है, खा रहा है ये क्या है? फेल है। ठीक है, तो ये जो जोड़ रहा है ना जुमले को, ये कौन है? कौन काम करता है इसमें? नहवियात काम करता है। और इस सब के बाद में क्या नंबर आता है? माना का। यानी अगर माना ही नहीं निकले, मफहूम ही नहीं निकले, तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप, इसलिए हमने क्या कहा कि किस मकसद से हम बैठे हुए हैं जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बगैर मकसद के यूँ ही जुड़ गए, चलो भाई देखते हैं कोई सा लिंक है, देख लेते हैं चल के क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मुकम्मल फ़ायदा कभी नहीं होगा। या इसी तरह मैं एक बात आपको साफ कह दूँ कि आपने सोचा कि अरे यूजीसी में क्या रखा है, कोई एक गाइड उठाऊँगा, 1 महीने पढ़ लूँगा निकल जाऊँगा। बहुत मुश्किल है। एक बहुत मशहूर मकूला है, दिल्ली हुन्नूज़ अस्त, ऐसा नहीं होगा। तो माना का निकलना यानी मफहूम का निकलना और मकसद का होना बहुत ज़रूरी है। माना मतलब इस पूरे जुमले का, पूरे पढ़ने का मकसद क्या निकला, इसका होना बहुत ज़रूरी है। अब आइए हम आपको किताब की तरफ लेके चलते हैं। आपको हमने दिखा दिया, थोड़ा सा हम आपको किताब दिखाना चाहेंगे आज, कि आप देखिए कि हम लोग कैसे शुरू करेंगे इसको। आपने सुना होगा मिर्ज़ा खलील अहमद बेग का नाम सुना है? मिर्ज़ा खलील अहमद बेग का नाम सुना है आपने? सुना होगा। मौजूदा दौर के बहुत बड़े लिसानियात हैं। उनकी एक अभी किताब भी आई है, उनकी अभी एक किताब भी आई है। मैं आपको बता दूं, ये वही किताब है, ये वही किताब है जो आपको सामने मैंने अभी दिखाया है। देखिए तो ये किताब दिख रही है? नहीं दिख रही है? अभी दिखेगी। अगर नहीं दिख रही है तो अब दिख जाएगी। नहीं दिख रही है तो अब दिख जाएगी। उर्दू की लिसानी तश्कील, उर्दू की लिसानी तश्कील। ठीक है, अच्छा किताब नहीं देखी आप लोगों को? नाम दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देख लिए? नहीं देख पाए? दिखा देता हूँ। किताब दिखाना बहुत ज़रूरी है, पहली क्लास है ना आज, तो किताब, हाँ ये देखिए, आप देख लीजिए। बहुत लोग नहीं दिखाते हैं, नोट बनाते हैं। इन्हीं किताबों से मैं आपको फिर बता दूँ, मैंने शुरू में क्या कहा था, एक मरतबा आप हमारे साथ 6 महीने लग जाइए आंख बंद करके। शर्त ये कि आप रोज़ाना हमारे साथ लगेंगे, जब भी हम आपको बुलाएंगे आपको आना है। ये नहीं कि पैसा दे दिए आप गायब हो गए, ये मुझे पसंद नहीं है। आप क्या करेंगे आपका पैसा लेकर? हम आपका 200-400 रुपया लेकर हम क्या कर लेंगे? हमें कुछ नहीं होने वाला, आपका 200-400 रुपया से कुछ नहीं होगा। अब इसी किताब से लोग क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा टाइम देंगे, 1-2 घंटा, PDF बना देंगे और आप एकदम मस्त हो जाएंगे। अरे PDF मिल गई, अब चाहिए क्या? ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत हो गई।
तो मैं आपको बता दूं, पीडीएफ ले लेंगे आप पढ़ नहीं पाएंगे कभी भी, और आपकी मालूमात बिल्कुल वसी नहीं बल्कि तंग हो जाएगी। आपसे कोई अगर पूछ लेगा कि आपने ये चीज़ कहाँ से ली, तो आप कहेंगे पीडीएफ से, आपको उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपने कहा था फलाना पीडीएफ भेजा, आपने देख लिया, कौन सी पीडीएफ, कहाँ की पीडीएफ। इसीलिए जो डिस्टेंस की जो किताबें हैं ना, वह इन्हीं किताबों से तैयार की जाती है, लेकिन जब दलील देने की बात आती है ना, उसे दलील नहीं दी जाती है। वहाँ से देख लिया जाता है कि उन्होंने किस किताब से हवाला दिया है, फिर उस किताब तक पहुँच कर दलील निकाली जाती है। तो ये किताब मैं आपको दिखा दिया, उर्दू की लिसानी तश्कील। पहली यूनिट पर ये किताब मुकम्मल और ज़बरदस्त है। और भी किताबें हैं जो हमारे साथ जुड़ जाएंगे या जुड़े हुए हैं, कुछ लोग तो आ चुके हैं, उस देखते जाएंगे, उनको ये किताबें मैं देता चला जाऊँगा जैसे जैसे ज़रूरत होगी। ये आपने देख लिया उर्दू की लिसानी तश्कील, आपको सिलेबस दिखा दिया था। अब आ जाइए, आपने सबसे पहले सिलेबस में देखा था हिंद आर्याई। इस किताब में आपने देखा हिंद आर्याई, उर्दू ज़ुबान का हिंद आर्याई पस मंज़र। चूँकि आपको देखना है मुख्तसर उनके बारे में, तो पस मंज़र जानेंगे, कौन लोग थे, क्या थे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको दिखाया था मैंने उर्दू के आगाज़ के ताल्लुक से उनमें नज़रियात। देखिए उर्दू के आगाज़ के नज़रिए, उर्दू के आगाज़ का सबसे काबिल कबूल नज़रिया, चूँकि बहुत सारे नज़रिए हैं, कोई किसी एक पर तो जाके नज़र ठहरेगी। मैंने क्या कहा आपसे अभी, जब आप जाते हैं पेपर देने या सेमिनार में या किसी भी वर्कशॉप में, प्रोग्राम में, क्या कहते हैं, या तकरीर सुनने जाते हैं, कहते हैं मौलाना बड़ा अच्छी तकरीर की, ये बड़े अच्छे आदमी हैं। इससे मतलब ये नहीं कि और लोग गलत हैं, सब लोग सही हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा करीब मुझे ये लग रहे हैं, या इस मौजू पर सबसे ज़्यादा अच्छा लेक्चर इन्होंने दिया है, या इनकी गुफ्तगू का जो तरीका है वह मुनफरिद है और लोगों से। तो इन्होंने क्या उन्वान कायम किया कि उर्दू के आगाज़ का सबसे काबिल कबूल नज़रिया। नज़रिए सबको पढ़ने हैं, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो हाँ इनकी बात ज़्यादा करीब है। और आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे, हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे, तो कोई और नज़रिया भी पेश कर सकते हैं। चूँकि तहक़ीक़ है, ये मेहनत करेंगे। मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, इन लोगों ने जितनी मेहनत की उससे 3 गुनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब कोई नज़रिया हम कायम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम क्या, दक्कन की बात हुई थी, दक्कन को पढ़ेंगे। ये देख लीजिए आप, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि क्लास हम कैसे लेते हैं, किस तरह आपको तैयारी कराएंगे। ये देख लीजिए, मगरबी हिंदी की बात आई थी, उर्दू और हरियाणवी, उर्दू और ब्रज भाषा, उर्दू के अरबी और फारसी अनासिर, उर्दू रस्म ख़त की तरकीबी अनासिर। पूरी मुकम्मल एक यूनिट आपकी मज़े से तैयारी इसमें हो जाएगी। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला दिन है ना आज। अच्छा, मैं आपको बता दूं, कोई भी किताब शुरू कीजिएगा ज़िंदगी में कहीं भी, उसका मुकद्दमा और दिबाचा नहीं छोड़िएगा। मुकद्दमा और दिबाचा हम आप ही में से किसी एक से पढ़वाएंगे, और मेरा ये पूरे हिंदुस्तान में अब बता रहा हूँ, ये अनोखा तरीका है क्लास में पढ़वाने का। आपको कहेंगे पढ़वाने से क्या होगा, पढ़वाने से वही होगा जो आप कहीं और नहीं सीख पाते हैं, शर्माते हैं, एक पैराग्राफ पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, प्रैक्टिस नहीं है, ज़ुबान आप पढ़ना चाह रहे थे लेकिन लफ्ज़ की अदायगी गलत हो गई। तो जब गलत हो गई, तो आप जब अदायगी हो गई और ज़ुबान से अल्फाज निकल चुके तो वापस नहीं ला सकते हैं आप। उसका एक वाहिद तरीका ये है कि आप प्रैक्टिस करें। इसीलिए तैयारी के साथ पूरे मुतून को पढ़ाने के साथ साथ क्या करते हैं, हम आपसे पढ़वाते हैं। आप में से किसी एक को कहेंगे पढ़िए फुला आदमी, चलिए आप में से ही हम एक आदमी से पढ़वाते हैं। अब्दुल रब क्लास में है, अब्दुल रब क्लास में है। चलिए, अब्दुल रब का नाम हमने इसलिए लिया कि अब्दुल रब हमारी पहले से जुड़ी हुई क्लास में ये तालिब इल्म है और बहुत अच्छी मेहनत करती हैं। इसके गवाह आप सब भी हैं जो पहले से हैं ग्रुप में। तो देखिए, इन्होंने बहुत कुछ यहाँ से सीखा है और वो खुद अभी पता चल जाएगा। चलिए पढ़िए अब्दुल रब।
जी। तो आपने एक, ठीक है आपने पढ़ लिया, हम किसी और को भी मौका देंगे अभी। आपने देखा इस मुकदमे में हो सकता है कि बहुत सारी जगह बहुत चीज़ पढ़ चुके हैं, और ये जो बुनियादी तौर पर इन्होंने मालूमात फराहम किए हैं इस 2 सफ़े के मुकदमे में, कहीं और नहीं पढ़ सकते हैं। और यहाँ से जो बात आप कहीं किसी को बताएंगे कि हाँ फला किताब में हमने देखी है, उसके मुकदमे में बात लिखी है, यकीन जानिए आप में एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। कोई एक बात कहिए और जैसे वो पूछे अगला आदमी कहाँ से पढ़ा आपने, आप तुरंत किसी किताब का नाम दीजिए, बस बता रहा हूँ, और सफ़ा नंबर बताइए, मुसन्निफ़ का नाम बताइए। अगरचे आप गलत बता रहे हो चुप हो जाएगा। लेकिन आपने कहा कि फला जगह देखा था और सही बता रहे हैं, तो अगला आदमी आप पर सवाल हो जाएगा, भाई देखा था क्या मतलब है, देखने से नहीं होगा। तो ये है किताब की ताकत, ये है किताब की ताकत, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने पढ़ा तो मुकम्मल बात आगे होगी। चलिए इसी में से हम किसी और से पढ़वाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी कितने पैराग्राफ हैं, 2 पैराग्राफ हैं। सारिया हैं, चलिए तानिया पढ़िए। हाँ ये पढ़िए, देख रही हैं आप? हाँ पढ़िए। हम्म। 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 जी। चलिए बस, ठीक है, बस। मैं अपने करम फरमा और मुखलिस दोस्त जनाब असद यार खान, मालिक व मैनेजर एजुकेशनल बुक हाउस अलीगढ़ का तहे दिल से ममनून हूँ कि उन्होंने इस किताब के चौथे एडिशन की तबाअत व इशाअत की जिम्मेदारी बखुशी कबूल कर ली और उसे खूब से खूब तर बनाकर पेश किया। एक लफ्ज़ में पूछूंगा मतन का फ़ायदा क्या होता है। ये जो मैंने निशान लगाया है ना, और इसे एक नई सूरत दी गई, इस कसाद बाजारी, बताइए कि इसका माना क्या है। आप में से कोई भी बता सकता है, आप में से कोई भी बता सकता है कसाद बाजारी, बोल सकते हैं अब एक आदमी कोई, इस कसाद बाजारी के दौर में। नहीं, माना बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बताइए कोई भी और। मंद कहते हैं ना बाजार मंद पड़ गया है, सुना है आपने? माद पड़ जाना, नहीं सुना है? बहुत ज़्यादा बिक्री हो रही थी, बिक्री रुक गई है, अपने ठेठ जुबान में ये सुना है। ईद के वक्त पे बाज़ार ज़्यादा चलती है, दुकानें ज़्यादा खुलती है, उसके एक हफ्ते बाद कम हो जाती है ना। बाज़ार का मंदा हो जाना आपने अब बताया है। हाँ, इस कसाद बाजारी के दौर में मैंने कहा कि इस दौर में कि उर्दू कोई पढ़ना नहीं चाह रहा है, इसके बावजूद भी इतने कम वक्त में
4 एडिशन का शाये हो जाना, ठंडा पड़ जाना, हाँ अब आप लोग देख रहे हैं, बता रहे हो, 4 एडिशन का शाये हो जाना किसी इल्मी मोजिज़े से कम नहीं। मिसाल के तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि अभी पढ़ने वाले कम हो गए हैं, कोई उर्दू के नाम पर भाग रहे हैं, हकीकत है आप देख ही रहे हैं। इसके बावजूद भी 4 एडिशन इसकी ख़त्म हो गई है, यानी कम से कम अगर 1000 छपा होगा तो 4000 किताबें निकल चुकी हैं। तो ये बड़ी बात है ना, तो वे इसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो इस किताब से हम पढ़ेंगे। अब आप में से अगर कोई पूछना चाह रहा है कुछ तो पूछ सकता है, क्योंकि अब हम कल से जो है यहाँ से मुकम्मल हम क्लास करेंगे। सारी चीज़ें समझ में आ गई है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है जी। चलिए, किसी को